राधे राधे। तो आगे तुम अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो राधे राधे। तो आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है अपना आज का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या लिखा है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ये एक एटम की टेंडेंसी है क्या करने की? टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। ऐसा समझना तुम, जैसे तुम तुम्हारे दोस्त के साथ गए घूमने, 10 रुपये तुम्हारे पास थे, 10 रुपये तुम्हारे फ्रेंड के पास में थे, दोनों ने मिला दिए, 20 रुपये हो गए। और तुमने क्या किया? पानी पूरी खाने की इच्छा थी तो तुम चले गए पानी पूरी वाले के वहाँ पे, तुमने उसको 20 रुपये दिए, उसने तुम्हें पानी पूरी की एक प्लेट दे दी। ठीक है, अब क्या हुआ? तुम खाने लग गए, तुमने एक खाई, उतने में तुम्हारे दोस्त ने दो खा ली पानी पूरी। तो ये जो टेंडेंसी है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करने की, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तुम्हारे फ्रेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप दोनों की सेम सेम थी, 10 रुपये तुम्हारे 10 रुपये उसके। लेकिन जब प्लेट आई उसके बाद में क्या हो गया? वो हो गया डोमिनेटिंग, कि नहीं दोनों मैं ही खाऊंगा या ज़्यादा मैं खाऊंगा। तो वो जो डोमिनेटिंग नेचर है उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर हो गया? तो ये क्या है? बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया है उनका, तो पहले दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनने के बाद में उनमें से कोई एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, तो वो जो टेंडेंसी है एक्वायर करने की, इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करने की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अंडरस्टूड? अब सर कल एक वर्ड आया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लियर है, सिंपल सा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कल आया था वर्ड, वो क्या था? आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी थी, वो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह गेन कर रहा था। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। और उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी अट्रैक्ट करेगा, गेन नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है अपनी और, थोड़ा खींचना है उसको। रीड करते हैं इसको, देखो क्या लिखा है। ई एन एंड ई ए बोथ हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज फॉर आइसोलेटेड एटम। तो एफिनिटी किसके लिए? आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है। वेयर एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फॉर बॉन्डेड एटम, तो जो बॉन्ड बन जाएगा उसमें से इलेक्ट्रॉन खींचना है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अकेला एटम है, आइसोलेटेड है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों वर्ड क्लियर है? वैसे इन दोनों में कंपैरिजन वाले कुछ पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है, वो अपन लास्ट में देखेंगे बाद में। अभी पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक। अब पोलर कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड ए बी मे बी ब्रोकन एज, ऐसे टूट सकता है। देखो, बॉन्ड एटम के बीच में हो या इंसानों के बीच में हो, जब भी टूटता है तो किसी एक का नुकसान ज़्यादा ही होता है। और दुनिया को पता है किसका नुकसान ज़्यादा होता है। तो जो ए बी वाला बॉन्ड है वो कैसे कैसे टूट सकता है देखना। तो वो डिपेंड करेगा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। यहाँ पे दो केस लिए अपन ने, ए में लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बी से ज़्यादा है, मतलब ए की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करने की ज़्यादा है। तो जब भी इनका बॉन्ड ब्रेक होगा तो ए वाला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। किसका? उसका भी, खुद का नहीं, खुद का तो आ ही रहा है, दूसरे वाले एटम का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी खींच लेगा। तो ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा ए माइनस, क्या होता है एक्वस लिखो या मत लिखो, और दूसरा क्या बन जाएगा? बी प्लस। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, डोमिनेटिंग नेचर था उसका। अच्छा, दूसरा भी हो सकता है सर, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई तो बी वाला इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी ओर, तो क्या बनेगा? तो सर ए पे आ जाएगा प्लस और बी पे आ जाएगा माइनस। तो जब भी बॉन्ड टूटेगा मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा? किसी एक का नुकसान ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, इसको अपन मेजर नहीं कर सकते। सर फिर तो हमने पढ़ रखा वैल्यू कुछ, पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग कुछ पढ़ रहा था। फ्लोरीन की 4 होती है, क्लोरीन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, ऐसा पढ़ तो रखा है। नाइट्रोजन की 3 होती है। सर आप तो कह रहे कैन नॉट बी मेजर्ड, तो तुमने जो पढ़ रखा वो मेजर्ड की हुई नहीं है, वो डिटरमाइन की हुई है। क्या मतलब? दोनों में डिफरेंस है। मेजरमेंट क्या होता है? अपन किसी डिवाइस के थ्रू या एक्सपेरिमेंटली अपन फाइंड आउट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे या किसी डिवाइस के थ्रू, तो वो तो होता है मेजर क्वांटिटी।
ये जो तुम वैल्यू बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, फ्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5, हाइड्रोजन की 2.1, ये क्या है? क्या वो मेजर क्वांटिटी है? नहीं, मेजर नहीं किया, उनको अपन ने क्या किया, फाइंड किया है। कैसे? कैलकुलेट करके कुछ फॉर्मूले बनाए, उसके अकॉर्डिंग टेंडेंसी को पता किया। अभी पढ़ेंगे अपन, जितना मत करो। तो वर्ड याद रखना, कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको मेजर नहीं कर सकते अपन, ठीक, डिटरमाइन करेंगे अपन। देयर इज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी, ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट में लिखा मैंने सब जगह ई एन, ठीक है। ई एन इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बॉन्डेड बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो ये वर्ड याद रखना, नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस वर्ड से, ठीक। आगे चले, तो ये दो तरह से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, डिपेंड किस पे करेगा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको अलग अलग स्केल में मेजर किया हुआ है। तो जो मोस्ट कॉमन जो स्केल है, जो ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली जाती है, वो है पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग ने जो मेजरमेंट किया वो किया बॉन्ड एनर्जी के डेटा के बेस पे। तो उसने एक फॉर्मूला दिया, एक्स ए, एक्स भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स नहीं है, इसको बोलते हैं काई। होता क्या है, एक थोड़ा कर्वेचर वाला पार्ट है और ये होती है स्ट्रेट लाइन, क्या बोलते हैं इसको, सी एच आई, काई। बट अपन लिखेंगे एक्स ही लिखा हुआ है सब जगह, ठीक है, वो तुम समझ जाना। ये कर्वेचर वाला पार्ट होता है, ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसको बोलते क्या है, काई। तो ये दो एटम है ए और बी, उनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ऑफ डेल्टा ए बी। डेल्टा ए बी है, ये जो ए बी मॉलिक्यूल है उसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है। अब वो कैसे फाइंड करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा ए बी इज इक्वल टू बी ई, मतलब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। मतलब सेम टाइप के एटम के बीच की बॉन्ड एनर्जी, बी और बी के बीच की बॉन्ड एनर्जी, और ये ए और बी के बीच की बॉन्ड एनर्जी, इससे फाइंड करते हैं डेल्टा ए बी को। तो फिर इसको एक काम करो, यहाँ से निकाल के यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो ये आएगा तुम्हारे पास फाइनल फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है। ये वाले जो फॉर्मूला बना अभी, वो तुम्हें याद रखना है। क्या है, 0.208 स्क्वायर रूट बी ई, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस स्क्वायर रूट, रूट में वापस रूट है, ठीक है। ये है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी, ठीक है, याद रखना है। बाकी क्वेश्चन आने के चांस थोड़े इतने नहीं होते, बाकी फिर भी ध्यान रखना, ऑप्शन बना के दे दे फॉर्मूले के बेस पे, तो ये। अब यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी है वो डेटा किस में, वो तुम्हें ध्यान रखना है, वो किलो कैलोरी पर मोल के अंदर, इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ रही है। अगर मैं डेटा यहाँ पे चेंज कर लूँगा तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो अभी तुम्हें याद रखना ये फॉर्मूला इस केस में वैलिड है, ठीक है। क्या याद रखना है, 0.208 अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस वापस रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। ऊपर वाला चाहो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली लाइन याद रखना अभी वाली, जिसको बॉक्स में बंद किया मैंने, ठीक। अब क्या है, जब अब ये बात है कि ये तो सर ए और बी की वो जो है डिफरेंस आ रहा है, अपन को क्या चाहिए, एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए। तो अपने पास तो एक इक्वेशन है, उसमें दो वेरिएबल है, तो सॉल्व तो नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और फाइंड कैसे करें, इक्वेशन ही एक है, वेरिएबल दो है, ए और बी दोनों में से किसी का ही नहीं पता। तो इसलिए क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू किसी को पता नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे फिर, किसी एक को रेफरेंस बनाएंगे, या तो ए की वैल्यू को रेफरेंस बना दो, कुछ वैल्यू फिक्स कर दो, या बी को रेफरेंस बना दो, फिक्स कर दो, उनमें से फिर पता कर लेंगे। तो पॉलिंग ने, एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि पॉलिंग ने फ्लोरीन को रेफरेंस एटम लिया था और उसकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी एज्यूम की है, 4, पॉलिंग के अकॉर्डिंग। तो अगर मुझे इनमें से किसी एक का पता पड़ गया, एग्जाम्पल के लिए एच एफ एक मॉलिक्यूल है, एच एफ की बॉन्ड एनर्जी पता है, एच एच की पता है, एफ एफ की पता है, और एच और एफ में से एफ की वैल्यू मेरे को पता है कि 4 है, तो दूसरे वाले आइटम की आ जाएगी मेरे पास। तो ये तुम्हें एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि फ्लोरीन को रेफरेंस लेना है, तो ले लिया अपने रेफरेंस, ठीक है। चले आगे, क्या काम का इसके अंदर, ये वाला फॉर्मूला बस। और ये यूनिट क्या है, किलो कैलोरी पर मोल, इसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला है। यूनिट चेंज करने पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। और रेफरेंस किसको लिया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पॉलिंग ने फ्लोरीन को लिया, उसकी वैल्यू रखी है 4, और उसके बेस पे बाकी सबकी वैल्यू फाइंड की है। उसी से फाइंड किया नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, सब कंपेरिजन कर करके, ठीक है। तो अभी एक कुछ टेबल बता रहा हूँ मैं, उस टेबल के अंदर बहुत सारी वैल्यू लिखी हुई है, उस वैल्यू को तुम्हें ध्यान से देखना है। क्या क्या है, ये देखो, ये एनसीईआरटी के टेबल है। लिथियम से लेके यहाँ पे फ्लोरीन तक के एलिमेंट लिखे हैं, लिथियम की 1 है, फिर ये 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। तो याद रखना काफ़ी इजी है, 0.5 का डिफरेंस है लिथियम से लेके फ्लोरीन तक, इजी है। दूसरा, सोडियम से लेके क्लोरीन तक, तो 0.9 शुरू हो रहा है, 0.3 ऐड करो, 0.3 ऐड करो, 0.3 ऐड करो, फिर एक बार 0.4 ऐड करना है, और लास्ट में ऐड करना 0.5।
0.9 से जाना, 0.3 ऐड कर दो, फिर 0.3 ऐड कर दो, फिर 0.3 ऐड कर दो, फिर 0.3 ऐड कर दो, और एक बार 0.4 ऐड करना है, और लास्ट वाले में 0.5 ऐड करना है। देखो याद रखना, डेटा डेटा एग्जाम में हेल्पफुल होगा और क्वेश्चन करने में भी हेल्पफुल होगा, इसलिए अपन को याद रखना है। अभी तक अपन ने एक टॉपिक पढ़ा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और पढ़ा एटॉमिक रेडियस। उनमें से किसी की वैल्यू अपन ने याद नहीं रखी, किसी का डेटा अपन ने याद नहीं रखा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा अगर तुम याद करते हो तो इससे तुम्हें एग्जाम में और क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे उसमें हेल्प मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम याद करो, मैंने भी याद किया, तुम भी याद करो, इसमें क्या है। तो कहाँ शुरू हो रहा है, लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक क्या करना है, 0.5 ऐड कर दो, शुरू कर दो 1 से, फिर 0.5 ऐड करते करते लास्ट में आ जाएगा 4। फिर ये दूसरा वाला जो ग्रुप है सोडियम से लेके कहाँ तक, क्लोरीन तक, क्या करना है, शुरू करना है 0.9 से, 0.3 ऐड करते रहो, एक बार ऐड करना 0.4, और लास्ट वाले में ऐड करना 0.5, 1 टाइम 0.4, 1 टाइम 0.5, ठीक क्या हो जाएगा। अब जरा ग्रुप में देखते हैं, लिथियम से लेके सीजियम तक देखते हैं, तो वैल्यू ऑलमोस्ट ज़्यादा कोई चेंज नहीं हो रही, 1 है, फिर 0.9 है, 0.8, तो ये तुम्हें याद रखना है कि इन दोनों की वैल्यू सेम है। कौन कौन सी, पोटेशियम और रुबिडियम की। फिर है 0.7, और इसके बाद में एक और एलिमेंट है फ्रेंसियम, उसकी वैल्यू भी कितनी है, 0.7। तो फ्रेंसियम और सीजियम की 0.7 है, एक तो याद रखना, ये तुम्हें पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे वैल्यू सेम है पोटेशियम रुबिडियम की, एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी इसके अकॉर्डिंग ही पूछेगा। ठीक, इधर की वैल्यू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडिन, इधर क्या है, फ्लोरीन की तो पता है 4 है, क्लोरीन की 3 होती है, फिर है 2.8, फिर है 2.5, फिर 2.2, ये सब याद रखना है। एक बार वापिस दो को मेरी तरफ याद करवाता हूँ मैं। फर्स्ट वाला तो क्या था, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक था, तो 1, फिर 1.5, फिर 2, 2.5, 3, 3.5 और 4, सिंपल। फिर सोडियम से लेके क्लोरीन तक था 0.9, फिर ऐड करो 0.3, कितना हो गया, 0.9 प्लस 0.3, 1.2, फिर ऐड करो 0.3, 1.5, फिर ऐड करो 2.1, फिर ऐड करो 0.4, तो 2.1 के ऐड करो तो कितना आ गया, 2.5, और फिर ऐड कितना करना है, 0.5, तो आ जाएगा 3। ठीक, अब इधर ग्रुप में क्या करना है, 1 शुरू करना, 1, फिर 0.9, फिर सेम सेम आया था 0.8, फिर वापस सेम सेम आएगा 0.7, तो फ्रेंसियम लिखा नहीं तो अपन छोड़ सकते हैं उसको, बट याद रखना है कि फ्रेंसियम का भी सेम होता है। तो क्या था, 1, फिर 0.9, फिर 0.8 दो बार, फिर 0.7, ठीक। इधर याद कर दे हेलोजन वाले ग्रुप की, क्या है, फ्लोरीन की कितनी, 4, फिर उसके बाद में 3, फिर 2.8, फिर 2.5, फिर 2.2, FCl BrIAT, हो गया याद। एक बार तुम खुद से लिखने की कोशिश करो, एक बार तुम बिना देखे लिखोगे याद हो जाएगा तुम्हें। तो यहाँ पे 0.5 ऐड करना है, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, फिर 0.4 और 0.5, इधर 1, 0.9, 0.8, फिर 0.7, 3, 4 पे शुरू हो गया, फिर 3, 2.8, 2.5, 2.2, ठीक। चले आगे। तो ये सब मेजरमेंट कैसे किया, पॉलिंग ने ये वाला जो पीछे वाला फॉर्मूला था उसको यूज करके, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट बी ई, ए बी के बीच की, माइनस वापस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी, और डेटा किस में था, किलो कैलोरी पर मोल में था, अंडरस्टूड। और रेफरेंस किसको बनाया, फ्लोरीन को बनाया, कितना, 4। चले आगे, दूसरे स्केल की तरफ चलते हैं। दूसरे स्केल थी मोलिकन की, मोलिकन स्केल क्या थी, ये तो एवरेज था, किसका एवरेज था, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ई ए एंड आई ई। इससे पहले जो दो प्रॉपर्टी पड़ी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उन दोनों की वैल्यू का एवरेज कब निकालना है, जब वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हो, मतलब सिंपल सा है। तो मोलिकन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इक्वल टू आई ई प्लस ई ए बाई 2, और ये दोनों डेटा किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होना चाहिए, सिंपल है, अंडरस्टूड। तो अपन ने क्या किया, फिर मोलिकन के अकॉर्डिंग निकाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलिंग ने पहले निकाल दी, कि मान लो तो पॉलिंग ने फ्लोरीन की रखी है 4, रेफरेंस कितना 4, फिर अपन ने निकाली मोलिकन के अकॉर्डिंग फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके आई ई ए डेटा के हेल्प से, तो कुछ वैल्यू आई, और बाकी सब कैसे कंपेयर किया, तो पता पड़ा कि इन दोनों में एक 2.8 का रिलेशन है, मतलब जो वैल्यू पॉलिंग में आ रही है और जो वैल्यू मोलिकन स्केल में आ रही है वो वैल्यू एक दूसरे का 2.8 टाइम्स है, मतलब मोलिकन की वैल्यू पॉलिंग की वैल्यू का 2.8 टाइम्स है। तो अगर मुझे मोलिकन स्केल से पॉलिंग निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, 2.8 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ गया इनका रिलेशन। तो ये कहता है 2.8 टाइम्स आ रहा था वैल्यू, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मोलिकन स्केल डिवाइड बाय 2.8। तो ये कहाँ से आया, कंपेयर करने के बाद में आया, सब वैल्यू को आपस में कंपेयर करते गए इन दोनों स्केल का, तो वैल्यू कितना आया, 2.8, अंडरस्टूड है। तो तुम्हें याद रखना ही है,
तो अगर पॉलिंग में निकालना हो मूल्यांकन की हेल्प से डिवाइड करना है 2.8 से। ठीक। अब सर अगर डेटा अलग अलग हुआ तो, कि सर ये जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना होके किलो कैलोरी पर मोल हुआ तो, या किलो जूल पर मोल हुआ तो ये जो फॉर्मूला है 2.8 के साथ में एक्स्ट्रा कोई और फैक्टर भी आ जाएगा, इसके अंदर कुछ चेंज हो जाएगा, क्या आएगा वो याद देखते हैं अपन। तो वो डेटा के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है, तीन पॉसिबिलिटी है। आई ई एंड ई ए अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो डायरेक्ट निकालना था। पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आई ई प्लस ई ए बाई टू, ये तो था मूल्यांकन की वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू थी, आई ई प्लस ई ए बाई टू क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मूल्यांकन स्केल। उसको डिवाइड किया 2.8 से तो वो तो पहले वाला आ गया। अरे इधर देखो, इधर 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 क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मूल्यांकन को मैं डिवाइड करूंगा 2.8 से तो पॉलिंग आ जाएगा, वही तो था। और मूल्यांकन कैसे निकाला था, आई ई प्लस ई ए बाई टू, तो वही तो यहाँ पे किया मैंने, अलग थोड़ी ना किया। आई ई प्लस ई ए बाई टू क्या है, मूल्यांकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको डिवाइड किया 2.8 से, ये आ गया अपने पास। ठीक है। अच्छा डेटा किसी और में दिया हो तो, अगर डेटा दिया तो मैं किलो जूल पर मोल में तो वो जो फैक्टर आएगा नीचे कितना आएगा, 540। अब वो कन्वर्ट करने के बाद में आया, तो कन्वर्जन अभी यहाँ लिखा नहीं है तो मैं डायरेक्टली याद रखना कि 540 आ रहा है। ऐसे अगर वो डेटा हुआ किलो कैलोरी पर मोल में तो वो नीचे आता है कन्वर्जन फैक्टर, उसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर, कि कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है। तो 62.5 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे आएगा 125। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है इस पे, इस तरह से इन दोनों पे तो नहीं पूछा कभी, बट फिर भी अब नहीं पूछा इसका ये गारंटी तो नहीं है कि नहीं आएगा। जब तीनों स्केल सिलेबस का पार्ट है, एक और स्कूल पढ़ेंगे अपन, तो जब सिलेबस में है एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है तो फिर क्वेश्चन का अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। अभी तक नहीं पूछा इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि नहीं पूछेगा, तो अपन पहले से प्रिपेयर रहे कि क्या पता अपनी किस्मत, तुम्हें पता है कैसी है, तो एक्स्ट्रा पूछने की कोशिश करें, इसलिए पढ़ा रहा हूँ पहले से मैं। तो तुम्हारी किस्मत कैसी भी हो, मेरे से पढ़ रहे हो मतलब बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले से बता रहता हूँ मैं ये चीज़ होने वाली है। तीनों याद हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आई वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हुआ तो क्या करना है, आई प्लस ई ए बाई टू और नीचे आएगा 2.8। अगर वो किलो जूल में हुआ तो क्या करना तुम्हें यहाँ पे, नीचे आएगा 540 मल्टीप्लाई करने के बाद में, और नीचे इधर कितना आएगा 125। ठीक है चले आगे, तीनों ध्यान में रखना। अब चलते हैं थर्ड स्केल की तरफ, वो थी अल्ड्रेड रोसो स्केल। इसने क्या किया था, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे कुछ कैलकुलेशन कर रहा था और कोवैलेंट रेडियस के बेस पे। तो इसने डिफाइन किया ऐसे, तो एक्स ए आर मतलब अल्ड्रेड रोसो 0.359 जेड इफेक्टिव बाय आर स्कोर, आर कौन सा, कोवैलेंट रेडियस। इससे जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो तुम्हें जिसका भी फाइंड करना हो, जिस भी एलिमेंट का, तो तुम्हें उस एलिमेंट का जेड इफेक्टिव लिख दो और उसकी रेडियस लिख दो। अब जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे अपन ने पहले पढ़ चुके हैं स्लेटर रूल के अंदर, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा निकाल के फाइंड करेंगे, वो यहाँ रख दोगे। कोवैलेंट रेडियस एग्जाम में दी होगी जनरली, या डायमीटर दिया होगा उसको आधा कर देना, ऐसे भी दिया हो, तो उससे फाइंड करेंगे अपन एक्स ए आर, एल्ड्रेड रोसो स्केल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका पॉलिंग से क्या कनेक्शन है, तो एक फैक्टर और है उसमें, वो ऐड कर दो। वो कितना है, 0.744। मतलब अल्ड्रेड रोसो की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके अंदर मैं इतना ऐड कर दूंगा तो वो आएगी मेरे पास पॉलिंग के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। तो तुम्हें क्या रखना है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, और इनका आपस में रिलेक्शन, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अल्ड्रेड रोसो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या करना है 0.744 ऐड करना है। मैं कि जब भी ये पढ़ा दो स्किल, तो बच्चा बोलता है कि सर आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हो, ये सब सिलेबस में नहीं है, आप कुछ भी पढ़ा देते हो आउट ऑफ सिलेबस का। बेटा ये सब एनसीईआरटी के अंदर है, विश्वास नहीं हो रहा ना तुम्हें, क्योंकि तुम पहली बार सुन रहे हो ये वर्ड, कि ये वर्ड कहाँ से है। इधर देखो मैं एनसीईआरटी का पेपर लेके आया हूँ, हर बार हर साल ऐसा होता ही है, बच्चा कहता है कि सर आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो। इधर देखो ये एनसीईआरटी का एक पेज उठाया है मैंने, तुम जाओ तो बाद में चेक कर देना, तुम्हें मिल जाएगा एनसीईआरटी के अंदर। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, क्या किया है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर है, इट इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी हाउएवर अ नंबर ऑफ न्यूमेरल स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एलिमेंट, कौन कौन सी, पॉलिंग, पॉलिंग स्केल है, मोलिकन जेफ स्केल है, और एल्ड्रेड रोसो स्केल है। तो इन्होंने नाम मेंशन कर रखे हैं कि ये स्केल है। अच्छा एनसीईआरटी कभी पूरा डिटेल में बताती नहीं है, अब नाम बता दिया कि हाँ ये है। अब ये जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि इनके बारे में पढ़ ले, कि ये कौन सी स्किल है, ये कौन सी स्किल है, ये कौन सी स्किल है। ठीक है। तो एनसीईआरटी होता है बिटवीन द लाइंस, कि ये लिखा तो है लेकिन बिटवीन द लाइंस, लाइन के बीच वाला क्या है, वो ये पीछे वाली चीज़ें बताई मैंने तुम्हें। ठीक है। तो एनसीईआरटी ने आंसर मेंशन कर दिया कि 3 स्किल है मतलब है, तो सिलेबस का पार्ट हो गया, क्लियर हो गया। और यहाँ लिख रखा है
क्या आ गया एक पॉइंट, पता है ना 4 वाला। हाँ, पॉलिंग असाइंड आर्बिट्री वैल्यू ऑफ 4 टू द फ्लोरीन। फ्लोरीन को अपन ने 4 असाइन कर रखा था, वो पीछे अपन ने मेंशन कर दिया था। चले आगे। तो 3 तरह की स्केल है, पॉलिंग, मुलिकन और अल्फ्रेड रोजो। तो पॉलीकॉन और ए आर में क्या रिलेशन है सर, 0.744 ऐड कर देंगे। और मोलिकन वाले में क्या था, अलग अलग यूनिट पे डिपेंड करेगा कैसे निकालना है। और डायरेक्ट पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.8 से डिवाइड कर देंगे मोलिकन वैल्यू को, तो पॉलिंग में वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टूड। चले आगे। अब चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पे, कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट है एटॉमिक साइज। सिंपल साइंस समझते हैं अपन। अपना काम क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचना है, यही काम है। तो दो एटम है, एक एटम ए, दूसरा एटम बी। ए का एक बॉन्ड बना हुआ है किसी के साथ, बी का बॉन्ड बना हुआ किसी के साथ। ए एटम बड़ा है साइज में और बी वाला छोटा एटम है। ए का किसी एटम सी से बॉन्ड है और बी का किसी एटम सी से बॉन्ड है। ए की साइज बड़ी है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ए की साइज बड़ी तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो साइज अगर बड़ी है तो क्या उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, बोलो। अट्रैक्ट कौन करता है पहले वो देखो। तो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, उसका न्यूक्लियस। तो अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है तो क्या अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं सर, दूर हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप प्रॉपर वर्क नहीं कर दी, तो दूर हो गया, क्योंकि एटम बड़ा है तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाएगी। इसका मतलब बड़े एटम की इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम होती है। एक दूसरे क्या हो गया, रेसिप्रोकल। ठीक। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या होता है, न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज, कि वो कितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो अगर ये ज़्यादा होगा जल्दी खींचेगा, और जल्दी खींचना मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या होता है, किसी भी एटम पे रियल या हाइपोथेटिकल चार्ज, तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब जरा इधर कंपेयर करके बताओ मुझे, एक Mn+2 है, Mn+4 है, एक Mn+7 है, इन्हें बताओ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा। सर एटम तो सबका सेम दिख रहा है मेरे को, ये +2 है, +4 है, +7 है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। एक O- है, एक O है, एक O+ है, तो सब प्लस आ रहा मतलब जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ये आ गया इसका ऑर्डर। Fe+2+3 पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इसका उल्टा नेगेटिव है, वैसे पहले टिक मार दिया क्या, हाँ। नेगेटिव है तो क्या होगा, कम होगा। फिर पॉजिटिव बढ़ने पे बढ़ रहा है तो माइनस पे कम होगा, तो ये आ गया ऑर्डर इसका। ठीक है, कंपेयर करने के हिसाब से। चले आगे। फोर्थ फैक्टर देखते हैं। फोर्थ फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या चीज़ है, इसको पढ़ना तो है वैसे बाद में अपने को, बाद में मतलब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डिटेल में, पूरा एक डिटेल में पढ़ेंगे इसको बढ़िया से। बस अभी बता रहा था थोड़ा सा मैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिपेंड करती है परसेंटेज एस करेक्टर पे। तो अगर परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है। अच्छा क्यों बढ़ती है बताओ, मेरे को इसका रीज़न कमेंट करो। तुमने पढ़ रखा है वैसे तो, इसका रीज़न मेरे को कमेंट करो। थोड़ा तुम भी तो मेहनत कर लो। इसका रीज़न कि एस करेक्टर बढ़ने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। सिंपल सेंस है, तुम बस बता दूंगा, मेरे को पता है। तो तुम ट्राई करो। इसका आंसर क्या है, एस करेक्टर बढ़ने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ती है, आंसर कमेंट करना नीचे। टॉपिक पे आते हैं, क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है, सुनो इधर, कि जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल वो एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैपिंग करके एक ज्योमेट्री बनाते हैं, कभी कभी बनेगा ट्रायंगुलर प्लेनर, कभी बनता है टेट्राहेड्रल। तो जो इंटरमिक्सिंग होती है एस ऑर्बिटल की, पी की, डी की, इस इंटरमिक्सिंग को ही बोलते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एग्जांपल के लिए, एक एस ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है, मिक्स हो गए तो उससे बनेंगे दो एस पी ऑर्बिटल। तो ये तो था एटॉमिक ऑर्बिटल। एस पी क्या है, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। कितने बनेंगे, दो। ऐसे और देखना, एक एस है और दो पी मिक्स कर दिए तो वो बनेगा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। कितने बनेंगे, तीन बनेंगे। देखो जितने मिलाऊंगे उतने तो बनेंगे ना, दो मिलाएंगे तो दो बनेंगे, तीन मिलाऊंगे तीन बनेंगे। अच्छा एक एस और तीन पी मिला दिया मैंने, तीन पी ऑर्बिटल को मिक्स कर दिया, तो क्या बनेगा, sp3 ऑर्बिटल बनेगा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। कितने बनेंगे, कितने मिलाए, चार मिलाए, टोटल मिलाओ कितने, चार थे तो चार बन जाएंगे।
तो इनकी जो मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल की, उससे जो बनता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये जो प्रोसेस है, फिनोमिना, उसको बोलते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन। अभी शॉर्ट में बताया, बहुत बेसिक तरीके से, डिटेल में बताऊंगा बाद में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, तो अब क्या करना है मेरे को, मुझे पता लगाना है इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो कैसे पता लगाएंगे, सिंपल तरीका याद रखना। तो वो जैसे कार्बन का पता लगाना, अभी यहाँ पे मैं कार्बन से समझाता हूँ तुम्हें। तो अगर कार्बन के सब सिग्मा बॉन्ड है, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, चारों के चारों क्या दिख रहे तुम्हें, सिंगल बॉन्ड दिख रहे, इसका मतलब ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा हो गया ये, sp3 हाइब्रिडाइज। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुम याद रखना कि हाँ, भाई ने बोला मतलब होता होगा। चारों सिंगल बॉन्ड तो sp3। अगर किसी कार्बन के एक डबल बॉन्ड बन रहा है तो वो हो जाएगा sp2। एक जगह डबल बॉन्ड है तो क्या बनाना उसको, sp2। अगर किसी कार्बन के एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है तो वो बन जाएगा sp। ट्रिपल बॉन्ड होने पे क्या बनेगा, sp। या फिर और दो जगह डबल बॉन्ड है तब भी क्या बनेगा, वो sp। मतलब चारों सिंगल बॉन्ड तो sp3, अभी याद कर लो जैसे बोल रहा हूँ वैसे, तो अभी पढ़ाऊंगा याद हो जाएगा। ये चारों सिंगल बॉन्ड तो sp3, एक डबल बॉन्ड तो sp2, एक ट्रिपल बॉन्ड या दो डबल बॉन्ड, दोनों केस में क्या आएगा, sp। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर इसको तुमने ध्यान से देखोगे तो ये एल्केन है, CnH2n+2। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है CnH2n+2, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला पार्ट है। इसको ध्यान से देखोगे तो ये है CnH2n, ये एल्कीन है। और इसको देखोगे तो ये है CnH2n-2, ये है एल्काइन, YnE है, इधर EnE है, इधर AnE है। तो सर ये एल्केन में सबके सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो कौन सा हो गया कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, सर ये हो गया sp3। सर ये एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, क्या होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होने पे क्या होगा सर, ये होगा sp2। सर वो एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, sp। क्या होता है, sp। यहाँ तक ठीक। अब क्या चाहिए मुझे, परसेंटेज एस करेक्टर। तो मुझे बताओ इस sp3 के अंदर कितने ऑर्बिटल है, सर टोटल 4 है। चार कौन कौन से सर, एक s और 3p। एक s और 3p, टोटल कितने हो गए, 4। अब 4 में से कितने s है, सर 4 में से एक s है। अरे टोटल 4 है कि एक s और 3p, टोटल हो गए 4 ऑर्बिटल, s p p p, 4 हो गए। 4 में से एक अकेला s है, तो s का परसेंटेज कितना हो गया, तो 1/4। कितना, 1/4। कितना होता है, 25%। तो परसेंटेज कितना, 25%। इधर देखते हैं sp2 के अंदर, sp2 में कितने ऑर्बिटल काम आए, सर 3 काम आए। 3 कौन कौन से, एक s और 2p, एक s और 2p, 3 हो गए। उन 3 में से s कितने हैं, सर 3 में से एक s है, तो 1/3। 1/3 कितना होता है, 33.33। 33.33 चलता होगा, बाहर लगा देंगे। sp में कितने ऑर्बिटल काम आए, सर 2 काम आए, एक s एक p, 2 ही काम आए, एक s और एक p। उन दो में से s कितना है, सर 2 में से एक s है, तो 1/2, हाफ हाफ मतलब 50%। तो ऊपर वाला पॉइंट देखते जरा, क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, परसेंटेज एस कैरेक्टर पे। एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। बताओ, ये 25 है, 33 है, 50 है, एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम इस तरफ बढ़ जाएगी। तो ये तुम्हें डायरेक्ट क्या रखना अब इसको, कि ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से, और उसकी ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से। तो ये पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर क्यों होती है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं है पता करके आंसर कमेंट करो कैसा क्यों है। चले आगे। तो ये क्या आते हैं, 4 फैक्टर पढ़ लिया अपन, जिस पे डिपेंड कर दिया। अब एक और फैक्टर बात करते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, अच्छा अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी या कम होगी, हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी, जल्दी से आंसर कमेंट करो, जल्दी। मैं तुम्हें 30 सेकंड दे रहा हूँ, कमेंट कर लो। हाफ फील्ड और फुली फील्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी, कर दिया कमेंट, कर दिया। चले आगे, देखो आंसर। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड पे डिपेंड नहीं करती। क्यों, क्योंकि उस पर डिपेंड नहीं करती। सर क्यों नहीं करती, अब देखो रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। बिल्कुल डिपेंड नहीं करती उसके ऊपर। क्यों, बिकॉज इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉट टू गेन इलेक्ट्रॉन। इनको फर्क ही नहीं पड़ता। ये क्या है, बॉन्ड बनने के बाद की टेंडेंसी है। तो जब बॉन्ड बन गया तो अब कौन सा हाफ फील्ड कौन सा फुली फील्ड,
जब तक इलेक्ट्रॉन गेन करना था या इलेक्ट्रॉन को लूज करना था तब तक तो मैटर कर रहा था कि हाँ हाफ फील्ड है कि फुली फील्ड है। पर जब बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड बनने के बाद नेचर ही खत्म हो गया वो वाला। तो ये क्या है? बिकॉज इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, नॉट टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस पर डिपेंड नहीं करता, बच्चा यहाँ पे गलती करता है। मैंने तुम्हें बता दिया पहले ही। ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग इस पे डिपेंड करते हैं। अब जरा चेक करते हैं लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है और टॉप से बॉटम जाने पे क्या होता है। तो अपन ने ट्रेंड तो पहले ही पढ़ लिया। कब? जब अपन ने वैल्यू देखी थी। जरा याद करना लिथियम से वैल्यू क्या थी। लिथियम से लेके फ्लोरीन तक क्या थी? 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। तो लेफ्ट से राइट जाने पे वैल्यू क्या हो रही है सर? बढ़ रही है। कोई एक्सेप्शन देगा? नहीं सर। ठीक है। अच्छा एक और ऐड किया, नीचे वाला भी ऐड किया था अपन ने। सोडियम से लेके क्लोरीन तक कितना? 0.9, फिर 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, फिर 0.4 ऐड किया था, 2.5 और 3। क्या कोई चेंज मिला? नहीं सर, रेगुलर ट्रेंड है, बढ़ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ रही है। अच्छा टॉप से बॉटम का देखते हैं। अपन याद किया था फ्लोरीन, ये हेलोजन वाला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। क्या था? 1, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7, 0.7। है तो रेगुलर ट्रेंड लेकिन इक्वल भी आ रहा है, थोड़ा मिसमैच हो रहा है, बट लगातार डिक्रीज हो रहा है। कहीं बढ़ तो नहीं है अभी तक? नहीं सर। ठीक है। अच्छा एक और भी तो ऐड किया था अपन हेलोजन वाला, FCl BrI80। एफ का 4, Cl का 3 पॉइंट नहीं, Cl का 3, फिर Br का 2.8, फिर 2.5 और 2.2। ट्रेंड रेगुलर है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं रेगुलर ट्रेंड है, यही वाला ट्रेंड है कि अभी जो बोला बना है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। ये बोले वो चीज़ वही है। ठीक है। बट सर एग्जाम में तो वो पूछेगा जहाँ पे ये फॉलो नहीं हो रहा। तो कुछ कुछ जगह ये ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा। सर कहाँ कहाँ पे नहीं होता? तो वो अपने एक्सेप्शन हो गए। तो ये ट्रेंड बता दिया मैंने तुम्हें, अब चलते हैं एक्सेप्शन की तरफ। टोटल 4 एक्सेप्शन तुम्हें याद रखने हैं। पहला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जीरो ग्रुप इज जीरो। सर क्यों? अभी देखना, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रही थी? वैल्यू बढ़ रही थी। क्लोरीन पे 4 आ गई थी तो नियॉन पे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। क्यों? भाई नियॉन बॉन्ड ही नहीं बनाता। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। जब बॉन्ड बनेगा ही नहीं तो अट्रैक्ट कौन करेगा? तो कितनी रखनी है उसकी? जीरो। कितनी? जीरो। बिकॉज इनर्ट गैस डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल। तो पहला एक्सेप्शन क्लियर हो गया। इनर्ट गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो असाइन करेंगे अपन। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बन रहा उसका। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव सीजियम और फ्रेंसियम की सेम सेम होती है, 0.7, 0.7। दोनों की कितनी होती है? 0.7, 0.7। क्यों होती है? उसका रीजन, रीजन क्या है? सीजियम से फ्रेंसियम की तरफ मूव करने पे एक सेल बढ़ी, सेल इंक्रीज बाय 1। 6 से 7 पीढ़ी की तरफ सेल बढ़ गई और जेड इफेक्टिव भी बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 32 से, क्योंकि सीजियम और फ्रेंसियम के बीच में 32 एलिमेंट बीच में आ गए 6 पीढ़ी से 7 पीढ़ी मूव करने पे। तो क्या होगा? जेड इफेक्टिव भी बढ़ गया और सेल भी बढ़ गई। तुरंत आपस में काउंटर बैलेंस कर दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ा। रीजन लिखा, इट इज बिकॉज फ्रॉम सीजियम टू फ्रेंसियम ओनली वन सेल इंक्रीजेस बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 32। तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो जितना सेल की वजह से चेंज हुआ उतना ही जेड इफेक्ट ने काउंटर बैलेंस कर दिया, तो इफेक्ट नहीं आया। इनकी वैल्यू क्या है? सेम। ठीक। और एक और, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ग्रुप नंबर 12। जो 12 ग्रुप है उसमें आते हैं जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, तीनों डी ब्लॉक के पार्ट है लास्ट वाले 12 ग्रुप के अंदर। तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी में टॉप से बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए थी, पर या बढ़ गई, या बढ़ गई, या थोड़ा ऑलमोस्ट सेम भी रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस है बट है तो ज़्यादा। तो जिंक से ज़्यादा कैडमियम, उससे ज़्यादा मर्क्यूरी। बढ़ी क्यों? तो कोई इफेक्ट आया होगा इसके अंदर। मर्क्यूरी के वहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा आता है, यहाँ से यहाँ पे चेंज ज़्यादा हुआ, तो इसका मतलब बीच में कुछ आया होंगे। और जब भी कोई बीच में आता है दिक्कत होती है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। पहले पढ़ लिया अपन ने कितनी बारी। तो कैडमियम से इधर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, रीजन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, 3 हो गए। एक और, फोर्थ, थर्ड ए ग्रुप, मतलब ग्रुप नंबर 13। गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। देखो ये सब जगह दिक्कत दे रहा है। अपन ने पढ़ा एटॉमिक रेडियाई, वहाँ भी ट्रेंड उल्टा था। गैलियम और एल्यूमिनियम में ट्रेंड उल्टा था। दूसरा पढ़ा अपन ने IE, उधर भी चेंज आया था, EA। अब यहाँ पे तो इसको खास कर ध्यान रखना, बोरॉन वाला जो ग्रुप है उसमें चारों ऑर्डर एक साथ लिख दो तुम।
सब जगह से मिक्स करके एटॉमिक रेडियाई का, आई का, ई का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, चारों को एक साथ लिख दो, अच्छे से उसको याद कर लो, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तो होना क्या चाहिए सर, एल्यूमिनियम के नीचे आता गैलियम, तो नीचे वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, बट ज़्यादा है एल्यूमिनियम से। क्यों? कोई ना कोई बीच में आया होगा, जब भी दिक्कत हो रही है मतलब बीच में आया होगा, तो इसका मतलब गैलियम से पहले कुछ आया होगा। कौन आया होंगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट आए होंगे 10। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक। अब एक पॉइंट लिख रखा है, अगर बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो फ्लोरीन की ज़्यादा है क्लोरीन से, एफ की ज़्यादा है सी एल से, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो सी एल की ज़्यादा है एफ से। ये अपन ने कल पढ़ लिया, रीजन बताया था इसका कल। एनायन और क्या था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में स्मॉल साइज होने की वजह से रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ही ज़्यादा है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरीन को बोलते हैं ब्लैक शिप एलिमेंट, ब्लैक शिप। अच्छा, इसको याद कर, वो बचपन में एक पोएम याद आ गई मेरे को, फर्स्ट सेकंड क्लास में, एक इंग्लिश में सुना होगा, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल, यस चल 3 बैग फुल, वो वाली। क्या होता है ब्लैक शिप? ब्लैक शिप एलिमेंट का मतलब फैमिली का नालायक मेंबर। क्या होता है? फैमिली का नालायक मेंबर। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है उनके ग्रुप से बहुत सारी मैच ही नहीं करती, अलग ही बिहेव करता है वो, किसी पे ही नहीं गया वो। फ्लोरीन अपने जो ग्रुप है उनमें से किसी पे ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा है वो। फ्लोरीन का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड, इनके सबसे छोटा एलिमेंट है। और घर में भी ऐसे ही होता है, जो घर में सबसे छोटे होते हैं वो थोड़े, उनकी प्रॉपर्टी अलग ही रहती है। चलो आगे, अब चलते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नहीं एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ का यूज आता है। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। क्या क्या? पहली एप्लीकेशन है ये पता लगाना है कि मेटलिक या नॉन मेटलिक कैरेक्टर कौन से ज़्यादा है। तो ये इससे पता कर सकते हैं। कैसे? सर अगर दो एटम दिए मेरे को, उनमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और बी की कम है, तो इसका मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। उसका उल्टा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, या इसका उल्टा कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा हुई तो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, इसका उल्टा कर देंगे। ये हो गया पहला पॉइंट। तो लो है इसका मतलब मेटल की तरह बिहेव करेगा, हाई है तो क्या बन जाएगा, नॉन मेटल। तो अगर बात करते हैं अपन लेफ्ट से राइट की तरफ, लिथियम से लेके फ्लोरीन की तरफ मूव करते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रही है, इसका मतलब राइट वाले क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे, और लेफ्ट वाले मेटल होंगे, ऐसा ही है। पीरियड टेबल के लेफ्ट में कौन है, लिथियम, ये सब कौन है, मेटल है। इधर वाले कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब कौन, नॉन मेटल है। इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे प्रॉपर्टी क्या हो रही है, मेटेलिक से नॉन मेटेलिक की तरफ मूव कर रही है। या तो ऐसे बोलो कि मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, या इसका उल्टा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। वही लिखा है यहाँ पे, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। टॉप से बॉटम इसका उल्टा कर देंगे, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि टॉप से बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। हो गया। अब सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो पूरी टेबल के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन। सब जगह इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ये, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। चले आगे, फर्स्ट हो गया। दूसरा, दूसरा क्या है, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, पहले समझ लेते हैं इसको कैसे। जैसे एक ए है एक बी है, अगर ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हुआ, मतलब ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी ओर, तो पास पास में आ जाएंगे। भाई ए और बी में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब एक ज़्यादा दूसरा कम है, तो क्या होगा, उनमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वो उसके ऊपर खींच लेगा, और खींच लेगा तो क्या होगा, पास में आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब जरा ये वाला एग्जांपल देखते हैं। डेल्टा ई एन का मतलब क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंपल लिखा है इसे। अब मुझे बताओ यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। तो मेरे को तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता है। जैसे एच एफ में कितना होगा पता ना, और एच एफ में जो डिफरेंस आएगा, एफ का तो होता है 4, एच का होता है 2.1, ये कुछ वैल्यू आएगी, कितना आएगा 1.9। ठीक है सर, एच सी एल में बताओ। सर सी एल होता है 3.0, या 3 लिख देंगे, माइनस 2.1, ये डिफरेंस आएगा 0.9 के आसपास। सर एच बी आर, ब्रोमीन होता है 2.8, माइनस 2.1, 0.7 समथिंग। एच आई 2.5, माइनस 2.1। तो ये इनका डिफरेंस लिख दिया मैंने, डेल्टा ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये लिख दिया।
तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आएगा, एच एफ के अंदर आएगा। इसका मतलब एच और एफ की बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा कम होगी, पास में आ जाएंगे। अरे खींच लेगा अपनी तरफ, पास में आ गया। तो पास में आ गया तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो ऑर्डर बताना मेरे को बॉन्ड लेंथ का। सबसे कम एच एफ, उससे ज़्यादा बड़ा एच सी एल, उससे बड़ा, और ये वही लिखा है क्या, एच एफ हैज़ मिनिमम बॉन्ड लेंथ बिकॉज मच डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एच एंड एफ। ठीक। अब इसका उल्टा बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी। दो तरह से डिफाइन करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन की टर्म में भी और बॉन्ड फॉर्मेशन की टर्म में भी। अभी बात करते हैं अपन तोड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोई बॉन्ड है, उसको तोड़ना है, अलग अलग करना है, तो कितनी एनर्जी दूंगा मैं, उस पर डिपेंड करेगा। बताओ। अच्छा सिंपल चीज़ है, मान लो ये लकड़ी है, ठीक है। अभी ये लकड़ी मान लो, डिस्टेंस इतनी है, इसी थिकनेस की एक इससे छोटी लकड़ी है इतनी, और इसी थिकनेस की कितनी बड़ी लकड़ी है, तीन पीस है, एक इतना, एक इतना, और एक इतनी बड़ी लकड़ी। किसको तोड़ना इजी है बताओ, छोटी वाली को, मीडियम साइज को, या बड़ी लकड़ी को। थिकनेस तीनों की सेम है, किसको तोड़ना इजी है। तो ऑब्वियसली बात है, बड़ी लकड़ी जल्दी टूट जाएगी। अरे बैंड करने में आसानी होगी ना, टॉर्क कम लगाना पड़ेगा, जल्दी टूट जाएगी। छोटी वाली लकड़ी को तकलीफ ज़्यादा होगी तोड़ने में। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जल्दी मोड़ सकते हो उसको, तोड़ सकते हो। उसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्योंकि जब लेंथ बढ़ती है तोड़ना ईजी होता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इजीली कैन बी ब्रोकन, जल्दी टूट जाती है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अलग नहीं है, जिंदगी से अलग नहीं है वो। अब देखते हैं यहाँ पे, बाय इंक्रीजिंग डेल्टा ई एन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। जब ये बढ़ेगा तो वो कम होगा। अब मुझे क्या चाहिए, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड लेंथ के तो रेसिप्रोकल था, इसके हो जाएगा प्रोपोर्शनल। बताओ ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्ड एनर्जी सबसे छोटा जो होगा वो बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, एच एफ की, फिर एच सी एल, फिर एच ए। तो इसका उल्टा कर दो, बॉन्ड लेंथ का रेसिप्रो कर दो, आएगी बॉन्ड एनर्जी। सिंपल सा याद रखा तो मैं, जिसकी लेंथ ज़्यादा, लॉन्ग डिस्टेंस, वो जल्दी टूटेगा, उसकी स्ट्रेंथ कम। चले आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड हो गया, फोर्थ। फोर्थ है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड। कि जो हाइड्राइड है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है कि लेफ्ट साइड जाने पे क्या होता है, टॉप से बॉटम जाने पे क्या होता है। ये सब पार्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है, जरा याद देखो। तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। हाँ सही, तो बात सही है। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड नहीं टूट रहा तो वो स्टेबल होगा। या ऐसे बोलो, बॉन्ड को तोड़ने की अगर एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है मेरे को तो वो स्टेबल होगा। कोई तो लिखा, बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब जरा इसमें क्या चाहिए मुझे, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रो हैलाइड। स्टेबिलिटी का ऑर्डर चाहिए, कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो सिंपल वाला पॉइंट सर, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जो पास पास में होंगे जल्दी नहीं टूटेंगे, और जो दूर दूर होंगे जल्दी टूट जाएंगे। बताओ। तो एच एफ की बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ये। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, एच एफ है। इजीली कौन टूटेगा, इजीली एच आई। फिर क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब चाहिए मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी मॉलिक्यूल में से H प्लस को डोनेट करने की टेंडेंसी, कि अगर वो H प्लस दे रहा है तो वो एसिड है। तो जो जल्दी H प्लस देगा वो अच्छा एसिड होगा, और जो H प्लस नहीं देगा तो उसी ना जाओ ना, वो खराब एसिड होगा। तो बताओ एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच एम में जल्दी H प्लस कौन देगा। तो सर वो डिपेंड करेगा जल्दी कौन टूट रहा है। भाई जिसका बॉन्ड जल्दी टूट गया वो जल्दी दे देगा। तो मुझे बताओ एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई में जल्दी कौन बॉन्ड टूटेगा। सब वो डिपेंड है कौन किसकी लेंथ ज़्यादा है। एच आई की लेंथ ज़्यादा है तो एच आई वाला बॉन्ड जल्दी टूट गया, एच प्लस जल्दी मिल गया तो एच आई हो गया अच्छा एसिड। तो एच एफ से बढ़िया एच सी एल है, एच सी एल से स्ट्रॉन्गर एसिड एच बी आर है, और एच बी आर से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, एच आई। तो एच आई इज द मोर पावरफुल या मोर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू अदर हेलाइड एसिड। ये तो हो गया लेफ्ट साइड का कंपेरिजन, ये टॉप से बॉटम वाला हो गया। अब एक और कंपेयर करते हैं अपन, फिफ्थ ग्रुप की बात करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली की। अमोनिया, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इनके ये हाइड्राइड है। अब इनमें मुझे बताओ थर्मल स्टेबिलिटी किसकी, एटम की हाइड्रोजन से बॉन्ड की। तो नीचे जाने पे मुझे बताओ स्टेबिलिटी। अच्छा ये वर्ड क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करने पे कितना जल्दी टूट रहा है या नहीं टूट रहा, उसकी स्टेबिलिटी। थर्मल का मतलब हीट, गर्म करने पे जल्दी टूट गया तो थर्मल स्टेबिलिटी कम है, और गर्म करो गर्म करो गर्म करो गर्म करो टूट नहीं रहा है
इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल है। अब मुझे बताओ इनमें से ऑर्डर क्या आना चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है नीचे जाने पे, और मूविंग टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी। तो सर ये देखते हैं अपन कि उनके बॉन्ड लेंथ क्या है। अगर सर बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी, लॉन्ग डिस्टेंस, जल्दी टूट जाएगा। तो क्या होगा, वो जल्दी टूट जाएगा। अब बताओ एन एच, पी एच और ए एच एच, किस में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, तो सर ऊपर से नीचे जाने पे साइज बड़ी होती है, एटम की साइज बड़ी होती है। तो अगर एटम बड़ा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी। अरे भाई एटम अगर बड़ी साइज का है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो क्या हो गया यहाँ पे, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप से बॉटम जाने पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीजेस। अच्छा एसिडिक स्ट्रेन बताना जरा, एसिडिक स्ट्रेन। सर एसिडिक स्ट्रेन क्या थी कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में से H प्लस निकालना है। तो जो जल्दी H प्लस निकालेगा वो अच्छा एसिड है, और जल्दी H प्लस कौन निकालेगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, सॉरी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो वो जल्दी टूटेगा, अच्छा एसिड बन जाएगा। तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, नीचे वालों की। इसका मतलब नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस। तो सर इसका उल्टा कर दो, जब एसिडिक स्ट्रेन अगर बढ़ रही है तो बेसिक स्ट्रेन क्या होगी, या बेसिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगी। तो ये हो गया इस तरह से कंपैरिजन करना साइज के बेस पे। अंडरस्टूड। एग्जाम में अगर आप पूछ ले ऑर्डर किसी भी टाइप का, इनमें से कोई भी क्वेश्चन बना के तो तुम कर सकते हो। क्या देखना है तुम्हें, स्टेबिलिटी मतलब बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेन का मतलब जल्दी H प्लस चाहिए, तो जल्दी टूटना चाहिए। समझ गए। चले आगे एसिडिक स्ट्रेन के ऊपर। अब है नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी, रिएक्टिविटी। अब ये चेक करना है कि रिएक्टिव है या नहीं है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड कर रहा होगा। कैसे, देखते हैं। अच्छा अगर एक मॉलिक्यूल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, पास पास में आ जाएंगे, एक दूसरे को खींच रहे तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे तो पास में आएंगे। तो अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो क्या वो रिएक्शन करेगा, नहीं सर। इसका मतलब क्या चाहिए मेरे को, डिफरेंस कम चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है मतलब बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो वो स्टेबल होगा। और अगर वो स्टेबल है तो रिएक्शन क्यों करेगा, तो वो हो गया वन अपॉन रिएक्टिविटी। अंडरस्टूड। अब देखते हैं। और बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा होने में बॉन्ड लेंथ कम होती है, छोटी लेंथ होती है। अब जैसे यहाँ पे एच एफ एच सी एल एच बी एल एच आई में बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो रिएक्शन करने का मतलब एटम को अलग अलग होना पड़ेगा, एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। तो अलग कौन होगा, जो जल्दी टूट जाएगा। कौन जल्दी टूटेगा, जिसकी साइज ज़्यादा होगी। तो एच एफ और एच सी एल में और एच आई में, एच आई की साइज बड़ी है, जल्दी टूट जाएगा, रिएक्टिविटी एच आई की ज़्यादा होगी। तो एच आई इज द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रो हैलाइड। हेलोजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, क्या बोलते हैं, हाइड्रो हैलाइड। एच और एक्स, एच एक्स। और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोल सकते हैं अमंग ऑल हाइड्रो हैलाइड। तो एच आई सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया इनसे। रीजन, क्योंकि एच आई की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जल्दी टूट जाएगा, रिएक्शन फास्ट करेगा वो। चले आगे, ये हो गया रिएक्टिव वाला पॉइंट। फिर है नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर चेक करना सर, बहुत अच्छा नेचर है, मस्त है सर, बहुत अच्छा बिहेवियर है। इधर चेक करना ऑक्साइड का, उसका नहीं, इसका। क्या है, ये अपन फाइंड कर सकते हैं हैनी और स्मिथ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। क्या था फॉर्मूला, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर तुम्हें ये पता लगाना है कि कितने परसेंट वो आयनिक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन। किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में कितने परसेंट आयनिक है वो, मतलब सर कोवैलेंट में आयनिक। हाँ सही सुना तुमने, कंफ्यूजन हो रहा है, इधर देखो। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली कोई भी बॉन्ड 100% कोवैलेंट नहीं होता। इसका उल्टा, प्रैक्टिकली कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक भी नहीं होता। मतलब अगर एक आयनिक बॉन्ड बना है तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होंगे, और अगर एक कोवैलेंट बॉन्ड बना है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर होंगे। 100% वाला सेंस कुछ नहीं होता ये सर ये पूरा 100% आयनिक है। हाँ थ्योरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली अगर पूरी तरह आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होंगे ही होंगे। ऐसे ही इसका उल्टा, कोई एक बॉन्ड कोवैलेंट वाला है तो 100% कोवैलेंट नहीं हो सकता, उस कोवैलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होंगे ही होंगे। क्लियर हो गया। तो अगर एक कोवैलेंट कंपाउंड है उसमें कितने परसेंट आयनिक है, वो पता लगाने का एक फॉर्मूला ही है।
16 एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर। एक्स ए एक्स बी क्या है, वो काई ए काई बी है बेसिकली, मैं बोलता एक्स ए एक्स बी यू है क्या, काई ए काई बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। तो जो दो एटम है जिनके बीच में बॉन्ड बना है, उन दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है एक्स ए माइनस एक्स बी। सर ये पहले क्या रखना है, देखो याद रखो, सिंपल सा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो उसको एक्स ए मानना है, जिसकी वैल्यू कम हो उसको ये रखना है। तो इसका मतलब एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस में आना चाहिए। अंडरस्टूड। एक 3 दिया, एक 2.1 दिया है, तो क्या करना तुम्हें, जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसको पहले रख दो, ये वाली वैल्यू प्लस में आनी चाहिए। तो एक काम कर देता हूँ मैं इसके आगे लगा देता हूँ मॉड, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं हो। मॉड का मतलब प्लस में नंबर आना चाहिए बस, जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसको एक्स से बना दो, कम वाले को ये। तो एक्स से क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ए, एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिव बी। अब हैनी और स्मिथ के इस फॉर्मूले को यूज़ करके अपन ने स्टडी की, तो उससे कुछ एक फार्मूला, कुछ डेटा मिला अपन को। वो क्या डेटा है वो क्या देखना। तो हैनी स्मिथ के अकॉर्डिंग अगर ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से ज़्यादा आ रहा है, ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज मोर देन 2.1, तो वो क्या होगा, आयनिक परसेंटेज क्या होगा, मोर देन 50% होगा। तो उसको बोलेंगे अपन आयनिक बॉन्ड है वो। देखो 100% कुछ भी नहीं होता है, ज़्यादा कम होता है कि हाँ 50% से ज़्यादा है, इसका मतलब वो डोमिनेटिंग है। तो इसका मतलब अगर ऐसा दिख जाए तुम्हें, एक्स ए माइनस एक्स बी 2.1 से ज़्यादा हो, इसका मतलब आयनिक परसेंट क्या होगा, मोर देन 50%, उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड है। इसका उल्टा, सर एक्स ए माइनस एक्स बी का लेस देन 2.1 हुआ, तो आयनिक परसेंट क्या होंगे, लेस देन 50% हो गए, उसको बोलेंगे सर ये वाला है कोवेलेंट बॉन्ड। थ्योरेटिकली, या एक केस बन सकता है कि जब 100% बन जाए, कब, जब सेम सेम टाइप का आइटम हो तब। अगर एक्स ए और एक्स बी सेम हो जाए, जैसे एच और एच, एच और एफ दोनों सेम सेम एटम हो, तब बन जाएगा वो 100% कोवैलेंट वाला नॉन पोलर। इस एक केस में 100% वाली चीज पॉसिबल है। कब, जब ए और बी दोनों सेम हो। अलग अलग में तो पॉसिबल ही नहीं है कभी कि एक ए एक भी अलग अलग है, लेकिन दोनों अगर सेम हो गए, दोनों एच एच हो गए, दोनों ओ हो गए, दोनों एफ एफ हो गए, उस केस में क्या होगा, सेम आने पे ए बी बॉन्ड कैसा होगा, 100% नॉन पोलर कोवैलेंट, मतलब कोई भी पोल जनरेट नहीं होंगे, पूरी तरह क्या होगा, वो कोवैलेंट होगा। क्लियर हो गया। तो ये 3 पॉइंट तुम्हें याद रखना है। किसके अकॉर्डिंग है, हैनी और स्मिथ के अकॉर्डिंग है। और फॉर्मूला क्या है, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में परसेंटेज यानी कैरेक्टर निकालना है, 16 एक्स ए माइनस एक्स बी उसका मॉड है, प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब बात यह है कि जब ये वाला डेटा मैं यूज़ करता हूँ तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं। इससे जब मैं चेक करूंगा तो आंसर क्या आएगा, गलत आ जाता है। तो गलत क्यों आ रहा है, आना चाहिए सही। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी बात हो रही है सिर्फ, इस डेटा की। क्या, अगर मैं NaCl का चेक करने जाऊँ, या देखना जरा, इधर देखो, अगर मुझे NaCl चेक करना हो, है कोवैलेंट में आयनिक कैरेक्टर का, मैं इसको नहीं पता मुझे कौन सा बॉन्ड है, मैं एक बार फॉर्मूला लगा चेक करता हूँ सिर्फ। तो जरा इसमें बताना डेल्टा EN क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। सर क्लोरीन की वैल्यू होती है 3, सोडियम कितना बता था, लिथियम सोडियम 0.9, कितना आ रहा है, 2.1 आ रहा है। 2.1 कहाँ पे आएगा, अब सर बाउंड्री पे आ रहा है, तो क्लोरीन की 3, सोडियम की कितनी, सोडियम होता है 0.9, तो सर ये आ रहा है 2.1। अब बाउंड्री पे आ रहा है, सर कहाँ रखना है इसको, यहाँ रखना है कि यहाँ रखना है। तो अब वो एकदम बीच वाली कंडीशन आ गई है कि डिसाइड पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। रख दो तो ऊपर वाले में रख दो तुम कि ये आयनिक है, या इक्वल लगा दो, कन्फ्यूजन तो हट जाएगा तुम्हारा, कि मोर देन इक्वल आ जाए तो आयनिक मान लेना। लेकिन इधर तो कोई ऐसा लग रहा है कि हाँ सर इसके बीच में आ रहा होगा, कहीं नहीं, कि एग्जैक्ट बीच में लिख रहा होगा सर आयनिक परसेंट 50% हो और कोवैलेंट भी 50% हो, ऐसा लग रहा होगा थ्योरेटिकली अपने को। बट NaCl कैसा कंपाउंड है, सर NaCl तो आयनिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। तो इसका मतलब ये वाले में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो अपन इसको यहाँ से नहीं करेंगे। तो अपन ने क्या किया, इसमें वाला कि इसको हटा दिया, ये डेटा अपन यूज़ नहीं करेंगे, अपन करेंगे पॉलिंग के डेटा को। तो पॉलिंग ने वैल्यू दी है, उससे अपन चेक करेंगे, वहाँ पे कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगा। वो क्या है, फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, उसमें दिक्कत नहीं है, बट ये वाली वैल्यू तुम अभी के लिए छोड़ सकते हो। बट क्वेश्चन है कंडीशन बेस्ड पूछ ले, अकॉर्डिंग टू हैनी एंड स्मिथ, तो इस डेटा को अपन यूज़ करेंगे। अदरवाइज इन जनरल कोई भी क्वेश्चन आएगा अपने पास तो अपन यूज़ करेंगे पॉलिंग की वैल्यू को। कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व इससे करना है। क्या है, अब इसने क्या दिया, पॉलिंग के अकॉर्डिंग तुम्हें निकालना डेल्टा EN मतलब एक्स ए माइनस एक्स बी। अगर वो 1.7 है तो वो बीच में आ गया, मतलब 50% आयनिक 50% कोवैलेंट। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो तो उसको मानना है तुम्हें आयनिक, बॉन्ड इज मोस्टली आयनिक।
डेल्टा ई एन एक्स ए माइनस एक्स बी 1.7 से कम हो तो इसका उल्टा क्या मानना है, मोस्टली कोवेलेंट। अब जरा चेक कर दे, एच सी एल का चेक करना है, क्या करेंगे, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस निकाल देंगे। तो निकालते हैं अपन, डेल्टा ई एन सी एल का कितना होता है सर, सी एल का होता है 3, एच का कितना सर, एच का होता है 2.1, तो सर 3 माइनस 2.1 कितना हो गया सर, ये तो हो गया अपने पास कितना 0.9, इतना याद है क्या, 0.9 आ रहा, तो आ रहा, क्या कर सकते हैं, सी एल का रखा मैंने 3, एच का रखा 2.1, उनका डिफरेंस निकाला 0.9, 0.9 का आएगा तीनों, बताना मुझे इनमें से सर। 0.9 यहाँ पे आ रहा लास्ट वाले में, इसका मतलब मोस्टली कैसा है ये, मोस्टली कैसा है, कोवैलेंट है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का, इसका मतलब एक पे प्लस एक पे माइनस आएगा, तो उसको बोलेंगे पोलर कोवैलेंट। पोलर मतलब प्लस माइनस भी है और कोवैलेंट भी है, तो क्या हो गया पोलर कोवैलेंट, एच पे प्लस आएगा सी एल पे माइनस आएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक। इधर देखते हैं H2O के अंदर, तो एच और ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक करते हैं अपन, बताओ ओ की वैल्यू कितनी होती है सर, ओ होता है 3.5, एच कितना, एच होता है 2.1, माइनस करने पे कितना आएगा सर, ये आएगा 1.4, 1.4 कहाँ आएगा बताना जरा सर, ये 1.4 इस वाले में आएगा, थर्ड वाले में, इसका मतलब ये भी कैसा है, कोवैलेंट तो है, लेकिन एच और ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो प्लस माइनस पे आएगा, इसका मतलब पोलर कोवैलेंट। ये भी कैसा है, पोलर कोवैलेंट, एच पे पार्शियल पॉजिटिव, ओ पे पार्शियल नेगेटिव, इधर वाला एच पे पार्शियल पॉजिटिव। NaCl को देखते जरा, NaCl का Na और Cl कितना होता है सर, Cl होता है 3 और सोडियम 0.9, कितना आएगा सर, ये आ रहा अपने पास में 2.1, और 2.1 किस में आएगा सर, 2.1 आएगा सेकंड वाले में, मोर देन 1.7 है, और सेकंड में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, मोस्टली कैसा होगा, आयनिक, तो ये आयनिक बॉन्ड है, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे अपन लिखेंगे इसको, समझ गए, पॉलिंग के अकॉर्डिंग कैसे कंपेयर करना है, कोई कन्फ्यूजन तुम्हें नहीं होना चाहिए। नेचर ऑफ बॉन्ड, कैसा नेचर है, बहुत अच्छा नेचर है, आयनिक है, कोवैलेंट है, या 50-50 वाला केस है। कैसे निकालना है, पॉलिंग की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, अगर कुछ नहीं बोला, कुछ मेंशन नहीं किया, तो अपन इससे ही चेक करेंगे एग्जाम के अंदर, पॉलिंग के अकॉर्डिंग 1.7 से, स्पेसिफिक मेंशन कर दे कि अकॉर्डिंग टू हैनी एंड स्मिथ, अब बताओ, तो वो फॉर्मूला यूज कर देंगे 2.3 वाला, ठीक है, नोट कर दो इसको, थोड़ा और बचा है, चले आगे। अब चेक करना है नेचर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड, सर ये भी बहुत अच्छा है, एकदम क्यूट है, इसका नेचर चेक करते हैं, तो ये डिपेंड करते हैं किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है उस पर, जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है AOH वाला हाइड्रो ऑक्साइड, अब अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एच से कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए लेस देन एच, तो जो AO वाला बॉन्ड है ये हो जाएगा पोलर, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, क्या देखना, इफ या व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एच, देन AO बॉन्ड विल बी मोर पोलर एंड इट विल ब्रेकअप, इसका हो जाएगा ब्रेकअप। इनका भी हो रहा है, देख लो, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं हो रहा, मॉलिक्यूल का भी क्या हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, तो सबकी दिक्कत है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो, मस्त पढ़ो, ये सब नॉर्मली चीज़ है, ये अभी टूट रहा है फिर जोड़ देंगे अपन इसको, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, कुछ भी कर लो तुम, ठीक है, इनके चक्करों में अपन को नहीं पढ़ना है। देखो मैथ्स में तो क्या होता है, दो में से एक जाता है तो एक बचता है, बट जिंदगी गणित में दो में से एक जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मजा आया, पढ़ाई कर लो चुपचाप, ऐसे फालतू बातें में तो मजा आता होगा, हाँ सर ये ऐसी ज्ञानवर्धन बातें दो सर, हाँ सर इसमें मजा आता है, चुपचाप पढ़ो। इधर क्या था, इधर एओ बॉन्ड अगर मोर पोलर हुआ तो वो वाला बॉन्ड ही टूटेगा, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो वाला बॉन्ड नहीं टूटे तो उसको पोलर होने मत दो, पोलर होने का मतलब क्या है, चार्ज जनरेट मत होने दो तो नहीं टूटेगा, अगर न्यूट्रल रह रहा है बेचारा चुपचाप शांति से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पोल्स आ गया, प्लस बन गया माइनस बन गया, तो टूटेगा, कटेगा। इधर बताओ, जैसे एक वाला बॉन्ड है AOH, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव A लेस देन है H, तो क्या होगा सर, सर इसका ब्रेकअप, सर तोड़ दो इसको सर, टूट गया यहाँ से, तो क्या होगा, A पे तो आएगा प्लस, और OH पे क्या आएगा माइनस, ये एक्वस में है, AQ लिखा मैंने यहाँ पे, तो सर OH दिख रहा है मेरे को, OH इट शोज बेसिक नेचर, कैसा बन गया ये बेसिक, इसका उल्टा हो सकता है सर, जैसे NaOH क्योस में ऐसा ही होता है, NaOH क्योस चेक करो सर,
सर सोडियम और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? सर सोडियम की होती है 0.9 और हाइड्रोजन की कितनी होती है सर? 2.1। तो सोडियम की कम है, तो जिसकी कम है इसका मतलब उसका वाला बॉन्ड क्या होगा? पोलर बनेगा। ये क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, नहीं पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव पोलर बॉन्ड बना, मतलब मोर पोलर बनेगा। ये वाला बॉन्ड टूट गया। ठीक है, सेम क्यूएच के अंदर भी। अब इसका उल्टा सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव ए अगर ज़्यादा हुई एच से, तो इसका मतलब एच और ओ वाला बॉन्ड टूटेगा। अब तो इसका मतलब ओ एच बॉन्ड विल बी मोर पोलर, इट विल ब्रेकअप। अब इसका ब्रेकअप हो जाएगा। लो सर, कर दिया ब्रेकअप। अब बताओ क्या बनेगा? अब यहाँ बनेगा एओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव। एओ नेगेटिव एक्वस फॉर्म में और एच पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में। सर एच प्लस मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, ऊपर तो मिला था ओ एच, यहाँ मिल रहा है एच प्लस, तो इट विल शो, इट विल बी एसिडिक इन नेचर। कैसा होगा ये? एसिडिक नेचर, जैसे सी एल ओ एच बी आर ओ। देखते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है सर? क्लोरीन होता है 3, एच की 2.1, सी एल ज़्यादा है, एच कम है, तो जो कम है उसका वाला बॉन्ड टूटेगा। इधर बी आर ओ एच, बी आर कितनी होती है? 2.5, 2.5 ही थी क्या? सी एल बी आर, नहीं 2.8, 2.8 थी हाँ। एक सेकंड, क्या था? एफ सी एल बी आर आई 80, ये तो था 4, ये था 3, ये था 2.8, ये था 2.5, ये 2.2। हाँ तो बी आर से 2.8 है, ठीक है। तो बी आर और एच में, अब देखो इसलिए मैंने तुम्हें पहले कहा डेटा याद रखना है, कहा था ना तुम्हें, क्योंकि अगर बिना डेटा के तुम कर ही नहीं पाओगे ये। अब ये ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे कि कोई मॉलिक्यूल तुम्हें दे दिया, या तो कंडीशन दे दी या नो एलिमेंट दे दिया, तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है तो कर पाओगे, वरना तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं अगर कह रहा हूँ कि याद करना मतलब याद करना है, भाई ने बोला याद करने का मतलब करने का। तो बताओ, बी आर और एच में चेक किया, बी आर कितना 2.8, एच कितना 2.1। एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो एच वाला बॉन्ड क्या होगा? मोर पोलर होगा, और जो मोर पोलर बॉन्ड होगा वही टूटेगा। अब सर ऐसा क्यों? सर वही बॉन्ड क्यों टूटा? मोर पोलर बॉन्ड क्यों टूटा? लेस पोलर क्यों नहीं टूटा? सिंपल रीजन है। इधर देखो ऊपर लिखा है पानी, पानी, पानी की वजह से। पानी क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है, और पोलर सॉल्वेंट जनरली क्या करता है? जो पोलर बॉन्ड होता है उसी को ब्रेक करता है, लाइक लाइक प्रॉपर्टी वाला। तो पोलर सॉल्वेंट H2O की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सुनना अच्छे से, H2O की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्रॉक्स 79-80 के आसपास होती है। कई जगह 79 पॉइंट समथिंग लिखा है, कहीं पे 80 लिखा राउंड ऑफ में। तो H2O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी नहीं, H2O की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा आई है, तो वो क्या है? पोलर बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा। ये था रीजन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? तो नेचर चेक कर लिया हाइड्रोक्साइड का। तो अब दिमाग में तुम्हारे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ओ एच लिखा मतलब बेस है, ये दिमाग से हटा देना। ओ एच लिखा वो बेस भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पे। समझ गए? NaOH बेस है लेकिन ClOH एसिड है, KOH बेस है लेकिन BrOH एसिड है। किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पे। तो याद कर लेना वैल्यू। चले आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इधर क्या है? नेचर ऑफ ऑक्साइड। सर ये भी बहुत अच्छा है। तो क्या क्या आ गया? अभी किसका नेचर देखा अपन ने? हाइड्रो ऑक्साइड का। उससे पहले किसका देखा? हाइड्राइड का। अभी किसका? ऑक्साइड का। हाइड्राइड, हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड। अब चेक कैसे करना नेचर? मतलब वही एसिडिक है, बेसिक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, एम्पोटेरिक। क्या? एम्पोटेरिक, ड्यूल नेचर, दोनों की तरफ बिहेव करेगा। वो डेटा याद रखना है। अगर ए और ओ, ए कोई एक एटम है जिससे ओ का बॉन्ड बना है, अगर ओ मतलब ऑक्सीजन, तो अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मोर देन 2.3 है तो बेसिक बनाएगा। ए और ओ का डिफरेंस 2.3 है तो वो बन जाएगा एम्पोटेरिक, और 2.3 से कम हुआ तो क्या बन जाएगा? एसिडिक। अब क्या ये बिना डेटा कर सकते हो? तुम बिना वैल्यू के तुम कर पाओगे ये क्वेश्चन? नहीं कर पाओगे, इसलिए डेटा याद रखना है। ठीक है, अब जरा देख करते हैं लेफ्ट साइड जाने पे क्या होता है। तो अलोंग अ पीरियड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ रहा होता है। क्यों बढ़ रहा है सर? इनमें से कोई काम कर रहा होगा, चेक करें जरा। अच्छा, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊँ, तो अगर मान लो लिथियम से मूव करते 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 पहुंच गया मैं इधर फ्लोरीन के पास में, तो ओ है, ओ से पहले नाइट्रोजन है, उससे पहले क्या होगा? कार्बन होगा, बोरॉन होगा, बेरिलियम होगा, ऐसे एलिमेंट हो गए। तो जो जितना पास में होगा उसमें डिफरेंस कम होगा। हेलो, जो एलिमेंट ऑक्सीजन के पास में होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस कम होगा। और अगर डिफरेंस कम है, डिफरेंस कम है तो कैसा होगा? एसिडिक। मतलब इधर वाले ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। जो जितना ज़्यादा दूर होगा उसमें डिफरेंस ज़्यादा होगा, और डिफरेंस ज़्यादा होगा इसका मतलब वो कौन होंगे?
डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बेसिक। तो इसका मतलब इधर वाले पीरियड टेबल के इस साइड वाले क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड। इधर वाले कौन से होंगे, एसिडिक ऑक्साइड। इसी को जनरल वे में बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं जनरली। इधर कौन होता है टेबल के अंदर, एस ब्लॉक, मेटल। और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। रीजन ये वाला। इस तरफ कौन है टेबल के, सर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कौन है सर, आधे नॉन मेटल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा सर, एसिडिक। रीजन ये डिफरेंस है, समझ गए। इसका मतलब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट वाले है कौन से, मेटल के ऑक्साइड मतलब बेसिक। राइट साइड में कौन है, नॉन मेटल का ऑक्साइड मतलब एसिडिक। तो इसका मतलब यहाँ से इधर जाने पे क्या हो रहा है, बेसिक ऑक्साइड का नेचर तो कम हो रहा है, इसका उल्टा बोलो, एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, ऑक्साइड का बढ़ रहा है। वही लिखा है यहाँ पे, अलॉन्ग अ पीरियड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ रहा है। उसका उल्टा को टॉप से बॉटम जाने पे। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। लिथियम से लेकर कार्बन की तरफ मूव करना है, होते हुए कहाँ तक, क्लोरीन तक। और ऐसे सोडियम से लेके यहाँ तक। तो इधर वाले जो एलिमेंट है वो तो है, डिफरेंस होता है इनका 2.3 से ज़्यादा, तो वो बन जाते हैं बेसिक। बीच में जो आ रहा है सिलिकन के आसपास वाले, वो है एम्पोटेरिक। और इधर वाले जो है वो कैसे है, एसिडिक। अभी जस्ट थोड़ी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, क्योंकि यार डिफरेंस कम होगा, और डिफरेंस कम होगा तो क्या बन जाएगा, एसिडिक। बीच वाले एम्पोटेरिक, उधर वाले कैसे बन गए, बेसिक। ये तुम्हें जनरल होना चाहिए कि कौन से एम्पोटेरिक, कौन से बेसिक है, कौन से ये। अब एग्जैक्ट कौन कौन से आएंगे एम्पोटेरिक के, वो तो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, कि कौन कौन से एम्पोटेरिक है। वो कल पढ़ना अपने को वैसे डिटेल के अंदर। अभी तो क्या देख रहे हैं अपन, नेचर चेक कर रहे हैं कि नेचर कैसा है। तो नेचर कैसा है अपन को पसंद आ गया, अच्छा नेचर है। क्या याद रखना है, 2.3। तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीजन से बॉन्ड बना है उसमें डिफरेंस देखो, अगर 2.3 से ज़्यादा हो गया तो बेसिक, 2.3 के इक्वल हो गया तो एम्पोटेरिक, 2.3 से कम हो गया तो एसिडिक। क्लियर हो गया। तो टेबल के उस तरफ बेस है ऑक्साइड का, बीच में है एम्पोटेरिक ऑक्साइड, और लेफ्ट साइड में टेबल के, मतलब मेरे लेफ्ट साइड में मेरे अकॉर्डिंग टी ब्लॉक की तरफ कौन है, एसिडिक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब इसी नेचर को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब जो ज़्यादा पास में होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। दूर वाला बेसिक। क्या वही लिखा है, वैन इन पीरियोडिक टेबल द डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन, एलिमेंट और ऑक्सीजन की डिस्टेंस इंक्रीजेज, मतलब दूर जा रहा है। तो क्या होगा दूर जाने पे, बेसिक नेचर बढ़ रहा होगा। उधर क्या होना है, बेसिक वाले है, बेसिक ऑक्साइड है, देन बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। क्लियर हो गया। एक कंपैरिजन किया है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन है, जिंक का है, के है। तो पोटेशियम इस तरफ आता है सबसे राइट साइड में, मतलब मेरे अकॉर्डिंग राइट साइड में, तुम्हारे अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में होगा। मतलब एस ब्लॉक का पार्ट है, ये डी ब्लॉक का पार्ट है, और ये पी ब्लॉक का पार्ट है। पी ब्लॉक इस तरफ है, बीच में डी है, इधर एस ब्लॉक है। तो ऑक्सीजन तो पी ब्लॉक के अंदर है, ऑक्सीजन जो जरा दूर होगा वो कौन होगा, बेसिक। ये वाला ज़्यादा बेसिक है, या इसका उल्टा बोलो, ये वाला बेसिक ज़्यादा है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। इस तरफ जाने पे एरो देख लेना, हाँ। उसका उल्टा कर दो, अगर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा, सिंपल चीज़ है। क्लियर हो गया। तो नेचर देख लिया अपन ऑक्साइड का, लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम। अब लिखना है, एक और एप्लीकेशन है, नाम लिखना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, हाँ पहले लिख रखा अपन ने, आयनिक कंपाउंड बोल कंसेप्ट के अंदर। कैटायन एनायन, कैटायन का पहले नाम लिखेंगे, एनायन का बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे एक दो कंपाउंड है, दो एलिमेंट है, उससे एटम बना, इससे मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको ट्रीट करना एज अ कैटायन, उसका प्रीफिक्स काम आएगा। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको बाद में लिखना है, एज अ एनायन की तरह ट्रीट करना है, उसका आएगा सफिक्स। समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल लिखो। प्रीफिक्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का आएगा, मतलब पहले वाला नाम, ठीक। सफिक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का बाद वाला नाम। जैसे, तो पहले मैंने दो नाम लिखे, एक लिखा Cl2O का फॉर्मूला लिखा, उसका नाम लिखा है, एक लिखा ClOCl2। ये है Cl2O OCl2। दो क्लोरीन यहाँ पे, दो क्लोरीन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। इन दोनों में से कौन सा सही है, बोलो, फर्स्ट या सेकंड। इनमें से कौन सा सही है, फर्स्ट या सेकंड, ऊपर वाला पॉइंट देख लो। तो क्या था, इन जनरल कैटायन का नाम पहले लिखते हैं, एनायन का नाम बाद में लिखते हैं। कैटायन मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में आएगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो पहले आएगा। हेलो, कम वाला पहले आएगा। अब बताओ, ओ और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो सर Cl की होती है 3, O की होती है 3.5। मतलब Cl पहले आना चाहिए, Cl पहले आना चाहिए, तो पहले आएगा, हाँ सर इसका मतलब ये सही है। तो इसका नाम भी सही है, डाई क्लोरो ऑक्साइड। सर ये गलत, इसका नाम भी गलत। समझ गए। लिखना कौन सा है और नाम कैसे लिखना है। अच्छा और देखते, OF2 और F2O, इनमें कौन सही है। तो सर सिंपल है सर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो पहले आना चाहिए।
बताओ ओ और एफ में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? तो सर ओ की होती है 3.5, एफ की होती है 4, 3.5 पहले आएगा। हाँ सर, तो ये वाला सही है। तो सर ये वाला गलत हो गया, पर नाम भी गलत, फॉर्मूला भी गलत। सर इधर ICl, सर आयोडीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? सर आई की कम है, तो आई पहले आएगा। हाँ सर ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो समझ गए कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो तुम्हें क्या करना है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। सर अमोनिया, अमोनिया NH3, बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? सर एन की होती है 3, एन की 3, एच की, सर एच की होती है 2.1, पहले कौन आएगा? कम वाला आएगा। तो सर ये तो होना चाहिए H3n होना चाहिए, फिर तो कम वाला पहले आना चाहिए। एच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बट इट इज सफिक्स। सर ऐसा क्यों? तो चीटिंग करते हो आप तो, बोलो रीजन। तो कोई रीजन नहीं है इसका, इसको ऐसे लिखा गया है, इसके पीछे का रीजन कोई रीजन नहीं है। मतलब मतलब ये है कि जब ये अमोनिया बना है तो स्टार्टिंग में NH3 को NH3 लिख दिया, तो एक बार लिखने के बाद में क्या वो बाकी जो साइंटिस्ट थे उनका मूड हुआ ही नहीं कभी चेंज करने का, तो वो तब से ऐसा ही चला आ रहा है। पीछे कोई रीजन नहीं है, बस एक बार एक्सेप्ट कर लिया, सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इसको ऐसे ही पढ़ना है। अमोनिया मोला NH3 करते 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 काफी टाइम हो गया। अब लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि चेंज करना है, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि इस पर काम किया जाए कि चेंज करने से क्या हो जाएगा। NH3 को तुम ये लिख भी दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला? कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तुम अगर कहना चाहो तो वो गलत है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रॉनिक पहले आना चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉनिक बाद में आना चाहिए। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये वाला लिखना तरीका गलत है। बट सबको कोई दिक्कत नहीं है, सब ने एक्सेप्ट कर लिया तो तुम भी एक्सेप्ट कर लो फिर। जब साइंटिस्ट सब ने एक्सेप्ट कर लिया, चलो यार फर्क नहीं पड़ रहा, चलता है। ये जो है वैसा ही है जैसे तुमने अगर वो देखा होगा तारक मेहता के अंदर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें एक एपिसोड देखा होगा तुमने। उसमें गोगी उससे पूछता है आ, जेठालाल से कि साइंस का नाम साइंस कैसे पड़ा, बता रहे ना? तो बताया होगा जेठालाल ने कि जब इन सब का नामकरण हो रहा था तो सबसे सब लोग थे, तो हिस्ट्री लाइन में आगे खड़ी थी, तो हिस्ट्री को हिस्ट्री का नाम मिल गया, ऐसे सबको नाम मिल गया। साइंस सबसे लास्ट में था, तो साइंस का जब बारी आई तब तक सब नाम चले गए थे। तो अब बेचारे को बेला फुसरा के समझाया कि अब ऑप्शन कुछ बचा नहीं है, तो फिर आज से तुम साइंस। और वो सिंपल था, लड़कों के जैसा सीधा था, लड़कों कुछ भी बोलते पर लड़के मान लेते हैं कि हाँ सर, तो वो तुम्हारी तरह था बॉयज। तो उसने बोला हाँ आज से साइंस, तो साइंस, तो ऐसा ही ये भी यहाँ पे है। अब वो चल गया, एक्सेप्ट कर दिया तो कर दिया, कोई पीछे लॉजिक नहीं है, ढूंढना भी नहीं है। ठीक, चले आगे। अब लास्ट देखते हैं डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या क्या है, देख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये मॉलिक्यूल के अंदर की प्रॉपर्टी है। इधर क्या है? इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है। वो किसकी है? मॉलिक्यूल की। ठीक, दूसरा ये क्या रिलेटिव वैल्यू ऑफ एन एटम है, एक दूसरे के रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि फ्लोरीन को फोड़ लिया तो उसके रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन 3 है, फ्लोरीन को फोड़ लिया तो उसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन 2.1 है। तो ये क्या है? रिलेटिव वैल्यू है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। और ये क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती। अगर क्लोरीन की कुछ वैल्यू आ रही है तो उतनी ही है, उसको डिपेंड नहीं करता कि फ्लोरीन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, सल्फर कितना, डजन मैटर। ये डिपेंड करता है या नहीं करता? फिर इट रेगुलरली चेंजेज इन अ पीरियड और ग्रुप, रेगुलर चेंज हो रही है कि हाँ लेफ्ट साइड जाने पे देखा था ना, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 बढ़ रही है, रेगुलर चेंज आ रहा है मोस्टली मोस्टली। इधर इट डज नॉट चेंज रेगुलरली, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी का फैक्टर आएगा, हाफ फील्ड फुली फील्ड, नेगेटिव भी आ रहा था वो था। और इट हैज़ नो यूनिट, ये यूनिटलेस टर्म है, क्योंकि नंबर है ये। और ये इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो सकता है, किलो जूल पर मोल हो सकता है, या किलो कैलोरी पर मोल हो सकता है। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपस में कंपेरिजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी तरफ से कंप्लीट होगी। अब इसके जो कुछ क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें नीचे PDF दे दूंगा, 1-2 दिन में मिल जाएगी तुम्हें टेलीग्राम पे PDF, तो वहाँ से इसके क्वेश्चन कर देना। ठीक है, अब एक और लेक्चर लगेगा अपने को। एक तो पढ़ना अपन को ऑक्साइड के बारे में, हाइड्रा एसिड पढ़ना अपने को, और एक पढ़ना ऑक्सी एसिड और उनके ट्रेंड पढ़ने हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन कल। आज के लिए टाटा बाय बाय।